हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक खुशखबरी है आप सबके लिए जो इस साल 2023 में यूपीपीसीएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं केवीसी नैनो पब्लिकेशन के द्वारा। और मार्केट में कई सारे पुस्तकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स वार्षिकांक जो मेरे हाथ में है, ये आपको 10 अप्रैल 2023 तक का एक 1 ईयर का जो करेंट अफेयर्स है इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या है, पहला एट ए ग्लांस मतलब उत्तर प्रदेश की जो एट ए ग्लांस जो एक नज़र में हम लोग समझते हैं वो होगा। दूसरा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स होंगे, उत्तर प्रदेश के बजट होंगे, और उसके बाद एमसीक्यू है, और साथ में नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज जितने होते हैं, आर्थिक नेशनल इंटरनेशनल, वो सब एक साल का इस पुस्तक में आपको दिखाई पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बारीकी से कम समय में पूरे एक साल का करेंट अफेयर्स यूपी स्पेशल को ध्यान में रखते हुए, यूपी स्पेशल के साथ साथ यूपी का करेंट अफेयर्स और भारत का करेंट अफेयर्स और विश्व स्तर के सारे करेंट अफेयर्स जो 1 ईयर का है आपको कवर कराने का काम किया जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन को, तो वहाँ कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश जो विशेष होता है या राज्यों का जो अपना न्यूज होता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उसका जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टिकोण होता है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स होता है, वह सभी पहलुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग का पहला है एक नज़र में उत्तर प्रदेश को एट ए ग्लांस देखते हैं और समझते हैं कि क्या कौन कौन से एरिया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। बात करते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश का समान परिचय, तो यहाँ से यह उत्तर प्रदेश का नाम लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो पैटर्न है वह बदलते जा रहा है, और बदलते हुए दौर में यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या, कब, कैसे बना, तो यह उत्तर प्रदेश कब बना। तो उत्तर प्रदेश कब बना, फाइनली 24 जनवरी 1950। उससे पहले आप देखेंगे कि 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आपको ध्यान रखने का जो चीज होता है तो वह है आपको कि संयुक्त प्रांत का ही आगे चल के 24 जनवरी 1950 को यह उत्तर प्रदेश के रूप में सामने आया, एक पॉइंट। दूसरा, जब आप आगे बढ़ेंगे कि इसकी राजधानी कैसे आगे होते चला गया, पहले आगरा था, आगरा से फिर आप देखेंगे 1836 में, फिर वहां पे 1858 में प्रयागराज, प्रयागराज से फिर आपको लखनऊ, और अंततः लखनऊ पूर्णतः 1935। और 1935 का अधिनियम आपको पता ही होगा, तो वह आपको लिंक कर लेना है कि लखनऊ, जैसे अगर इसको अगर याद रखते हैं तो एक चीज और बेहतर हो जाएगा कि आप इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा तैयारी हो यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से कि आपका प्री में जो डाटा है इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वह एट ए ग्लांस में याद हो जाए। और दूसरा चीज कि अगर इंटरव्यू में कोई छोटे से छोटे अगर पूछा जाता है तो आप उसको बारीकी से आंसर देंगे। इसलिए केवीसी नैनो पब्लिकेशन के द्वारा यह व्यवस्था आपको दिया जा रहा है। टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा केवीसी नैनो। जब आप सर्च करेंगे तो ये सारे एक साल 1 ईयर का करेंट अफेयर्स यूपी का जो एग्जाम होने वाला है आपके 15 मई में, तो वहां तक का आपका सारा चीज कवर हो जाएगा। 10 अप्रैल तो करेंट अफेयर्स मिलना ही मिलना है, और इससे आपका एक बेहतर तैयारी भी होते चला जाएगा। तो एक हो गया। अब दूसरा जो लाइन आया है इसमें, राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन, तो राज्य पुनर्गठन का जो टाइम दिया गया है 1 नवंबर 1956। लेकिन यहां राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले आपको पता होना चाहिए फजल अली आयोग। फजल, अगर आयोग पर अगर बात करेंगे तो पहला एसके धर आयोग 1947-48, उसके बाद जेबीपी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल सीतारामैया कमेटी, उसके बाद आप देखेंगे कि पोट्टी श्री रामलू का आमरण अनशन और उनकी मृत्यु होने के जस्ट बाद आप देखेंगे कि राज्यों, पहले आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन होना 1953 में, और ठीक उसके बाद उसी समय आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत सरकार ने फजल अली आयोग बनाया, और फजल अली आयोग के रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार करते हुए भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। और राज्य पुनर्गठन आयोग का जो टाइम है 1 नवंबर 1956, और इसी के आधार पर आप देखेंगे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य का निर्माण हुआ। तो यह डाटा आपको याद रखना चाहिए। फिर बात आया कि राज्य का, उत्तर प्रदेश जो राज्य है आपका, इसका विभाजन हो गया। कब विभाजन हो गया, तो 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। और इसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट दिया गया था, और काट के आपको दिखाई पड़ा कि उत्तराखंड नया राज्य आपको सामने आया।
तो यह भी डाटा आपको याद रखना चाहिए। तीसरा, आप जब आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन आपको समान सी जानकारी, समान जानकारी है राजभाषा। तो राजभाषा आपको पता ही है कि अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि और हिंदी को अपनाया गया है। यह एक छोटा सा डाटा था। फिर दूसरा चीज आपको यहाँ पे जो हमें लगता है कि एग्जाम के पर्पज से आपको जानते चलना चाहिए कि अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग छोटे चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे उसका राष्ट्रीय सिंबल क्या है, एंथम क्या है, सारा चीज। तो आप देखेंगे कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है। इसे 1938 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक्सेप्ट करने का, संयुक्त प्रांत उसे कहते थे, बाद में उत्तर प्रदेश हो गया। फिर है कि आपको राजकीय पशु, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कैसा क्या है, तो सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय वृक्ष अशोक है और पुष्प पलाश, ठीक है। राजकीय खेल के रूप में क्या है, तो हॉकी है। यह आपको एक छोटा सा जानकारी हमने डाटा दिया। तो अभी आपने क्या सीखा कि उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में समान जानकारी की जब चर्चा मैंने किया तो आपको बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य कैसे बना। पहला आपको हमने सिखाया कि यह संयुक्त प्रांत 1937 में, आगे चल के 1950 में उत्तर प्रदेश हो गया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा देखें कि राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से पीछे 3-4 आयोग का नाम हमने चर्चा किया है, आप उसको ध्यान रखेंगे। उसमें क्या है कि आप अगर एक सीक्वेंस बनाएंगे तो सीक्वेंस में कई बार आपको कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो आप पहला बनाइएगा एसकेधर आयोग, जेबीपी कमेटी, दूसरा, फिर उसी के बाद आपको दिखाई पड़ेगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग। इस डायमेंशन में अगर आप क्रमबद्धता अगर रखते हैं तो चीजें बेहतर होते चला जाएगा। नॉलेज छोटा ही होता है, लेकिन वो छोटे छोटे करिया जुड़ते जाती है और बड़े होते चला जाता है। तो यहां तक अब आया कि सर आपके माइंड में आया कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भौगोलिक स्थिति जो क्या होता है कि कई बार डाटा एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है। आप देखेंगे एग्जाम का प्रीवियस ईयर को अगर आप मूल्यांकन करेंगे या करेंगी तो पाएंगे कि डाटा एज इट पूछा जाता है। तो अगर डाटा थोड़ा सा अगर आपको याद है या ध्यान में है तो वहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका टोटल उत्तर प्रदेश का जो कुल भौगोलिक एरिया है, क्षेत्रफल है 2,40,998 वर्ग किलोमीटर, और यह टोटल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है, 7.33%। यह डाटा आपको याद रखना है। अब आता है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो आपको इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांश या आप देखेंगे अगर आप ग्लोब को और ध्यान देंगे तो ग्लोब पर आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा। यह काल्पनिक लाइन होता है। क्या होता है, काल्पनिक लाइन होता है। और इसके माध्यम से आज आप एक सपोज दैट यह पृथ्वी है, यह विषुवत रेखा है या विषुवत रेखा है, तो 0 डिग्री को आधार बनाते हुए कोणीय दूरी मान लिया जाए, पृथ्वी के बीच की कोणीय दूरी जो दर्शाता है, और यह आपको दिखाई पड़ेगा कि 90 तक होते चला जाता है, 180 पहुंचेगा। टोटल ऐसे 360 का एरिया लेता है। तो ये आपको अक्षांशीय, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो बताना है कि आपको ये भी पता है कि डिग्री को मिनट में और मिनट को फिर हम लोग क्या चेंज करते हैं, सेकंड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी कि टोटल कुल डिग्री में यहां लिखा गया है 60 डिग्री 36 मिनट, 60 डिग्री 36 मिनट। तो अगर आप 23, अगर इतना भी डाटा आपको याद है 23 से 31, तो यहां से भी आप अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। यह डाटा पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, अब आता है कि देशांतरीय विस्तार। ये आप 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में भी अक्षांश और देशांतर को समझाया गया है। तो देशांतरीय विस्तार या उत्तर लाइन आपको बोला जाता है, वो भी 0 डिग्री ही, जो आपको ब्रिटेन का ग्रीनविच वेधशाला जो टाइम निर्धारित किया गया है वहां से इसको कोट किया जाता है। और यह नॉर्थ टू साउथ, इससे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो आप आपसे पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो बताना है कि 77 डिग्री
77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में। कहां पे है भाई? पूर्वी देशांतर के मध्य में है। तो आपको उत्तर प्रदेश के अक्षांश और देशांतर लाइन पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब एक छोटा सा आता है कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए। पूरब से पश्चिम अगर चलते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरब से पश्चिम की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 650 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और नॉर्थ टू साउथ उत्तर प्रदेश में अगर चलते हैं तो आपको पाते हैं कि 240 किलोमीटर। एक बेसिक डाटा आपको जानकारी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप क्या सीखें इस छोटे से एरिया में कि भौगोलिक स्थिति क्या है। पहले भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल में क्या होना चाहिए। एक डाटा याद रखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का। एक दूसरा डाटा याद रखिए क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो 7.33 दूसरा डाटा याद रखिए। फिर आपसे कुछ दे कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, पूछा जा सकता है। आपका ये मत सोचना है कि ज्योग्राफी, क्योंकि अब तो और ऐसा हो गया कि उत्तर प्रदेश ने, आप मेंस में जाएंगे तो वहां पे क्या हुआ है कि उनका 2 पेपर अपना बना दिया गया। उत्तर प्रदेश का इतिहास, कल्चर, भूगोल, सारे चीज उसमें आप देख सकते हैं। तो हम लोग को छोटे छोटे डाटा, क्योंकि देखिए भले 150 क्वेश्चन होंगे 200, लेकिन आप लोग अगर इतना मान के चलना है कि 90 प्लस 94-95 क्वेश्चन अगर 120 अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो निश्चित है कि प्रत्येक साल आपका यूपी पीसीएस का प्री होना ही होना है। लेकिन डाटा एक व्यवस्थित ऑर्डर में होना चाहिए। यहां तक तो अभी आप सीखिए कि उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना, अक्षांशीय विस्तार तो 2352 से 3128 तक याद रखिएगा। एक सीधा है कि 23 से 31 के बीच में, इतना भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। फिर देशांतरीय बात कहे तो 77 से 84, 77 से लेके आपको 84 तक रखना है। यहां से भी हमारा काम निकल जाएगा, यह भी ध्यान रखना है। और लंबाई चौड़ाई वाला क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाते हैं, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं, अगले डाटा की तरफ बढ़ते हैं। तो डाटा जो हमारा इसी पेज का फर्स्ट पेज पर ही जो डाटा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति है, तो आपको ध्यान रखना है कि चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पे क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति है, तो चौथे स्थान पर पहला आप देखेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो यह भी डाटा आपके लिए उपयोगी हो जाता है। इसके जस्ट आगे और टोटल पूछ दिया जाए कि भाई उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सटे हुए हैं, कितने राज्य का सीमा उससे लग रहा है, तो ध्यान रखना है कि टोटल 9 कितने हैं, टोटल 9 राज्य है। और 9 में मतलब एक 8 राज्य हो गया और एक यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी होगा। तो यह भी ध्यान रखिएगा, छोटा सा डाटा, भले आपको लग रहा होगा कि छोटा सा डाटा है, लेकिन यही कई बार क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे गलतियां करते चले जाते हैं और फिर एग्जाम में हमें क्या होता है कि बाहर होना पड़ता है प्री के दृष्टिकोण से। अगर आप ही से अगर नहीं जो जानते हैं यही क्वेश्चन डाल दिया जाए कि भाई उत्तर प्रदेश से कितने जिले, कितने राज्य का सीमा लगता है, तो कई बार क्या होता है कि प्रेशर में हम लोग खो देते हैं। तो याद रखना है कि 8 राज्य और एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। इसमें उत्तराखंड होगा ही, भूगोल आप देख रहे होंगे मैप, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और यूटी में दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा जिला कौन है, अगर आपसे पूछ दिया जाए, यही सीधा सा क्वेश्चन होगा, तो बताना है कि सबसे बड़ा जो जिला है लखीमपुर खीरी है। कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। और दूसरा सबसे छोटा हापुड़ है। ध्यान रखना है ये 75 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, आपको बताना है कि हापुड़ है, यह भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बताइए या सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पूर्वी और पश्चिमी का तो बलिया, सबसे पूरा में कौन हो गया, बलिया हो गया। पश्चिम में कौन हो गया, तो शामली हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शामली हो जाएगा। तो यह छोटा छोटा डाटा आपको याद रखना है। एक चीज और, अगर उत्तर और पूरब को हम लोग जान लिए हैं, तो यहां पे आप कर सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम अगर आपको पता हो गया कि भाई पूर्व हमको पता है कि पूर्व में बलिया है, पश्चिम में शामली है, शामली इधर बलिया हो गया आपका। उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर में सहारनपुर, सहारनपुर हो गया, और दक्षिण में आप सोनभद्र हो गया, सोनभद्र हो गया, सोनभद्र हो गया। यह आपको
पूरे उत्तर प्रदेश के नॉर्थ टू साउथ ईस्ट और वेस्ट का जो भौगोलिक जिला बाई जिला था, इसको आपने समझने का काम किया। अब एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, यही क्वेश्चन आपसे रखा जाए कि सर्वाधिक राज्यों से लगने वाले जिला कौन है, तो ध्यान रखना है कि सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। अधिक राज्यों से लगने वाला डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का कौन है? सोनभद्र है। यह 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यह 4 राज्यों से लगने का काम करता है। तो यह भी डाटा आपको याद रखना चाहिए। न्यूनतम जिला, कुछ ऐसा एक जिला है ललितपुर, जो कि वह काफी कम क्षेत्रों से लगता है। न्यूनतम जिला को स्पर्श करने वाला जिला है ललितपुर। कौन है? ललितपुर है। केवल झांसी को स्पर्श करता है। तो यह भी डाटा आप याद रखेंगे। हम लोग देख रहे थे कि मतलब यूपी के जिला बाई जिला अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि सर्वाधिक जिला को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा था? तो बदायूं। कौन सा था? बदायूं। ये 9 जिला को स्पर्श करता है। बदायूं कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? 9 जिलों को स्पर्श कर रहा है। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आया कि नेपाल से सटे पूरब से पश्चिम, नेपाल को अगर देखेंगे कि नेपाल से सटे पूरब से पश्चिम कितने जिले लगते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपको एक एक चीज को माइनॉरिटी चेक करना पड़ेगा, वहां से एक एक क्वेश्चन आपको लीड दिलाएगा। तो ध्यान रखना है कि 7 जिला ऐसे हैं जो नेपाल को लगता है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। यह टोटल कितने जिला है? 7 जिला है। आपको ध्यान रखना है कि 7 ऐसे जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ महत्वपूर्ण जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश आपको नेपाल से लगने का काम करता है। तो कौन कौन है भाई? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। यह टोटल 7 जिला है। तो यह भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फैक्चुअल डाटा के रूप में पूछा जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और एक काम और आप कर सकते हैं कि मैप देखते चलेंगे। साथ ही अब आया कि मध्य प्रदेश से जिले हुए टोटल संख्या कितना है। मध्य प्रदेश से टोटल यहां देखेंगे कि मध्य प्रदेश से 11 जिला लगता है। कितना जिला लगता है? 11 जिला लगता है। तो 11 जिला मध्य प्रदेश से कौन कौन लगता है उतना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको। आगरा का लगता है इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। टोटल आपको थोड़ा सा नीरस लगेगा, लेकिन इसको किसी तरीके से हम लोग को क्या करना है कि डाइजेस्ट करना है। फिर हम लोग करेंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स को देखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश के बजट को देखेंगे, और उसके बाद जो फिर इंडिया लेवल का करेंट अफेयर्स होगा उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। यह ध्यान रखना है। अब आया है कि उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा वाला राज्य। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबा मध्य प्रदेश और सबसे छोटा किसका है? हिमाचल प्रदेश। यह भी ध्यान रखिएगा। अब आया कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में शामिल जिले, बुंदेलखंड के क्षेत्र में कितने? 7 जिले शामिल हैं। तो यह ध्यान रखना है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, यह सब के सब बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे पूछे जा कि सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होता है, तो ध्यान रखना है कि सबसे कम वर्षा, सर्वाधिक और सबसे कम दोनों ध्यान रखना है। सर्वाधिक वर्षा प्रदेश में, सर्वाधिक एवं सबसे कम वर्षा। तो सबसे वर्षा अधिक और पूछ रहा है यहाँ पे तो गोरखपुर, और सबसे कम पूछ रहा है तो मथुरा। कहाँ रखना है? गोरखपुर और मथुरा दोनों को ध्यान रखना है। मथुरा को भी ध्यान रखिएगा और गोरखपुर को, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रहा होगा। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिला शामिल है? तो 8 जिले। कितने हैं? 8 में शामली को अंतिम रूप से शामिल किया गया था। 8 में शामली जो है आपका डिस्ट्रिक्ट, उसको अंतिम रूप से शामिल किया गया था। तो इसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और लास्ट में शामली को शामिल किया गया था। तो यह था आपको डाटा, छोटा छोटा डाटा मैं आपको करा रहा हूं, और यह कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में उपयोगी साबित हो जाएगा। यहां तक का हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आया कि जलवायु। देखिए यह खाली मैं आपको अभी तथ्यात्मक चीज ला रहा हूं, क्योंकि एट ए ग्लांस आप यूपी को एक बार देख लेंगे तो वहां से जो डाटा क्लिक करेगा तो कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो जाएगा। अब आया कि उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा, छोटा सा एरिया था, इसमें हम लोग कहते हैं कि देखते हैं कि इसका जलवायु और मृदा कैसा है। तो आपको पता ही होगा कि भारत का यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यह कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, अर्थात समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण,
यह ध्यान रखना है, क्योंकि सीधा देखिए कुछ चीज अगर याद करने लायक हो तो याद ही कर लेना चाहिए, उसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जलवायु आपको कोपेन के जलवायु वर्गीकरण आपको पढ़ना है, तो वहां भी अगर उत्तर प्रदेश रीजनल पढ़ेंगे तो अब इसमें हम लोग क्लास प्रॉपर करंट अफेयर्स के लेना है, तो इसलिए उस पर बड़े विस्तार से अगर हम लोग चर्चा करने लगेंगे तो चीजें फिर लेट हो जाएगा और करंट अफेयर्स का कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए केबीसी नैनो पब्लिकेशन का टीम का था कि भाई एक शॉर्ट रूप में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दिया जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का जलवायु कैसा है, तो बताना है कि उसमें कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसका विभाजन करेंगे तो भावर और तराई, या विभाजन करेंगे उत्तर प्रदेश का तो भावर और तराई के रूप में बटा हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। और मुख्यतः 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिणी एवं पठारी मैदान में। अगर यहाँ आप जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश तो यहाँ का मृदा कैसा दिखाई पड़ेगा, तो भावर और तराई तो दिखाई पड़ेगा ही, बात समझ आ रहा होगा। तराई वाला जो एरिया होता है, ध्यान देंगे कि जो शिवालिक के नीचे वाला हिस्सा होता है वही तराई का एरिया होता है, तराई का मैदान होता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर भावर, आप नीचे आएंगे तो भावर, खादर, बांगड़, ये सारे मृदा का प्रकार आपको दिखाई पड़ेगा। फिर आपको भावर और तराई के साथ साथ मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा है, पठारी, यह मृदा 3 प्रकार का मृदा दिखाया गया है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लाल मृदा या लाल प्रकार की मिट्टी उत्तर प्रदेश में किस किस क्षेत्र में मिल रहा है, लाल मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो जवाब देना है आपको झांसी मंडल है, मिर्जापुर और सोनभद्र। देखिए 3 ऐसा एरिया है कि जहां पे लाल मृदा आपको लाल मिट्टी मिल जाएगा। तो आप कहां कहां, झांसी मंडल में, अब देख लीजिए मिर्जापुर और सोनभद्र, 3 जगह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर आया काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी में आपको दिखावर या मार मिट्टी भी कहते हैं, गेहूं और कपास के लिए जो काली मिट्टी या स्वतः जुताई मृदा बोलते हैं, और आपको पता है कि इसका निर्माण लवा से हुआ। ये सारे चीज आप ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको मैं प्रॉपर उत्तर प्रदेश का बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपसे कोई पूछता है या जवाब मांगता है कि आप एक क्या बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में काली मृदा का बेल्ट है या पाया जाता है, तो आप बोलना चाहिए कि निश्चित सर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आपको काली मृदा दिखाई पड़ेगा। तो किस किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा, 3 जगह आपको ध्यान रखना है कि झांसी, ललितपुर और बांदा। आपको पूछे कि काली मृदा का क्षेत्र किधर है, तो झांसी, ललितपुर और बांदा का मैप, बस थोड़ा सा आप पहल करेंगे कि मैप देखते जाएंगे, यहाँ से कंप्लीट होते चला जाएगा, यह भी आपके लिए उपयोगी हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का है, फैक्चुअल डाटा के हिसाब से। हम लोग कैसे देखेंगे, फैक्चुअल डाटा। तो आपको पता ही है कि 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश भी है, उसका द्विसदनीय व्यवस्था। राज्य विधानसभा का गठन अगर आप देखेंगे तो जुलाई 1937 में, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम को आधार बनाते हुए 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस को आपको दिखाई पड़ेगा कि 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुए थे, तो इसमें संयुक्त प्रांत था। तो राज्य विधानसभा का गठन, प्रथम गठन जुलाई 1937, याद रखिएगा। अगर उत्तराखंड के गठन से कहा कि उत्तराखंड के गठन से पूर्व विधानसभा आपको 425 था अभी, लेकिन 403 है, आपको पता ही होगा। अभी कितना है, 403 है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से उत्तर प्रदेश का क्या कंडीशन है। तो आपने हमें जस्ट कहा कि द्विसदनीय व्यवस्था, एक लाइन। दूसरा हमने कहा कि आप यहाँ दिखाई पड़ेगा कि 1937 में यह क्या हुआ कि प्रथम विधानसभा का गठन हुआ, हमने जस्ट कहा आपको। और जब तक उत्तराखंड था इसमें, तो टोटल विधानसभा में सीटों की संख्या 425 थी, लेकिन उत्तराखंड के विभाजन के बाद क्या हुआ कि इसमें 403 विधानसभा का टोटल मेंबर का सीट है, 403 है यहाँ पे। और एक और डाटा लिखा गया है कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा 27 जनवरी 2000 को आंग्ल भारतीय सीट को क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब पूर्वांचल, पश्चिमांचल किस कितना सीट है उतना जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कई बार पूछ दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है और जनजाति के लिए 2, 84 और 2, ध्यान रखना है। 84 और 2 का डाटा है, उस पर ध्यान रखिएगा, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। और फिर पूछ दे कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या किस क्षेत्र में है, तो वह एरिया पड़ जाता है प्रयागराज का है। प्रयागराज का एरिया है, उसमें 12 विधानसभा क्षेत्र है, या आपको प्रयागराज पे 12 विधानसभा क्षेत्र, यह भी ध्यान रखिएगा।
और न्यूनतम पूछता है, न्यूनतम विधानसभा सीट ध्यान देंगे तो आपको 3 है, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। यहाँ दो दो विधानसभा का, दो दो विधानसभा सीट आपको दिखाई पड़ेंगे। फिर आया विधान परिषद का गठन प्रथम बार तो 1937 द्विसदनीय था 1937 में, ठीक है। 108 थे, उत्तराखंड जब तक नहीं बना था तब तक आपको विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 108 निर्धारित थी, लेकिन जब उत्तराखंड बन गया तो उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि 100 है। कितने मेंबर है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में? तो 100 मेंबर दिखाई पड़ेंगे, यह डाटा याद रखिएगा। लोकसभा सीट आप जानते ही हैं कि 80 है, और राज्यसभा सीट 31, राज्यसभा सीट कितना है? 31 है। तो यह डाटा आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब इसमें हमने 80 लोकसभा सीट में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आरक्षित लोकसभा के सीटों को अगर बात करेंगे तो इसमें दिखाई पड़ेगा कि 17 जो है 17 अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित किया गया है, जनजाति के लिए कोई सीट निर्धारित नहीं, आरक्षित सीट नहीं है। अभी जस्ट हमने कहा कि राज्यसभा में 31, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा को 31 सीट निर्धारित किया गया, यह भी डाटा याद रखना है। प्रथम बार इसमें राष्ट्रपति शासन पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया है, तो ध्यान रखना है कि 68 और 69 में। कब? 1925 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969, यानी कि एक साल के लिए आपको पहली बार, टोटल 10 बार अभी तक आप देखेंगे कि टोटल 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो यह भी डाटा आपको याद रखना चाहिए। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कब तक? तो 10 बार यहाँ दिया हुआ है कि 10 बार लागू हुआ है, टोटल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। और अंतिम रूप से 8 मार्च 2002 से 3 मई 2003 तक, यानी कि दोनों डाटा समझ लीजिए। पहली बार पूछे कि राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ उत्तर प्रदेश में, तो बताइएगा कि 25 मई 1968 से 25 फरवरी 1968 से आपको 25 फरवरी 69 तक पहली बार, और टोटल 10 बार आपको राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि अंतिम बार 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। अब यहां तक आपको डाटा जब हम बढ़ रहे थे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से, तो अगर पूछ दे कि आर्थिक संभाग क्षेत्र कितना है उत्तर प्रदेश में, आर्थिक संभाग क्षेत्र कितना है, तो बताना है कि सर 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र है। कौन कौन? पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड एवं पूर्वी, यह भी ध्यान रखिएगा। और संभाग या मंडलों की संख्या आपका 18 है, 18वां अलीगढ़ 2008 में निर्धारित किया गया था। जिला की संख्या आपको पता ही है, ये सब उत्तर प्रदेश में हमेशा आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, 75 है। लेकिन 2011 में क्या हुआ कि 3 नए जिले बनाए गए थे। हापुड़, याद रखना है, हापुड़ एक, दूसरा शामली और तीसरा संभल, यह 3 आपको ऐसे नए जिले 2011 में बनने थे, यानी कि पहले 72 थे, अब उसके बाद 75 हो गए। यह ध्यान आपको रखने की जरूरत है। फिर आपको एक डाटाबेस है, नगर एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है, तो 915 है। यह छोटा सा डाटा एट ए ग्लांस देखते चलना चाहिए। न्याय पंचायत 8135 है। ग्राम पंचायतों की संख्या अगर देखेंगे 5973 है, यह भी ध्यान देखना है। तहसील हमारे पास उत्तर प्रदेश में 350 है, और विकास खंड ब्लॉक जो है आपका 825 है। ये छोटा छोटा डाटा आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपको आगे पीछे कर देगा, कौन सा डाटा पूछ लिया जाएगा, किसी को भी आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए मेरा कर्तव्य है कि आपको ये जो पब्लिकेशन द्वारा जो करंट अफेयर्स का पुस्तक लाया गया है, इसमें केवीसी नैनो पब्लिकेशन के द्वारा इसको हम बेहतर तरीके से आपको बताते चल रहे हैं। और क्या होगा कि यहाँ से आप ये डाटा एक बार सुन लेंगे, देख लेंगे, तो चीजें क्लियर होते चली जाएगी। अब नगर पंचायत की संख्या 439 है। नगर पंचायत पालिका परिषद 198, नगर पंचायत निगम 17 और 17वां है शाहजहांपुर। कौन है? शाहजहांपुर है। कुल गांव ये सब इतना डाटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आरक्षण, पंचायत में महिलाओं का आरक्षण तो आपको पता ही है कि 33% आरक्षण निर्धारित किया गया है। राज्यों में योजनाबद्ध जो नगर है, नगरों की संख्या 3 निर्धारित की गई है, वो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। कमिश्नरी प्रणाली लागू करने वाला 4 जिला है आपका लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर जनवरी 2020 से, और कानपुर नगर एवं वाराणसी, यहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली लागू है। यह 4 जगह पे, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद
यहाँ जस्ट आपको न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। तो आपको पता ही है कि सबसे आप पहले देख चुके होंगे कि इतिहास की भी पुस्तक में आपको मिला होगा, न्याय वाराणसी के समय जो न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई वो आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय हमारा कहाँ है, यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। और यहाँ इसकी स्थापना 1866 में कितना हुआ है, तो उच्च न्यायालय की स्थापना, प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में, यह डाटा याद रखना है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या सबसे अधिक है, यहाँ पे सबसे अधिक आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रयागराज उच्च न्यायालय में आप देखेंगे कि 160 न्यायाधीश की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है, जो देश में सर्वाधिक है। कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना तिथि वर्ष 1984 है, यह भी डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार सीधा सीधा डाटा पूछ लिए जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा पर एक बार भी अगर आप देखे हुए हैं तो एग्जाम में निश्चित है कि वो आपको क्लिक करेगा और आप क्या करें कि एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट करके आप उसे हटा सकते हैं, जो आपको मेन आंसर तक आप पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित है, तो 160 है, देश में सबसे अधिक है। दूसरा, पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना और तिथि वर्ष तो 1984 निर्धारित किया गया, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, यह आपको 1986 में 86 से कार्यरत है, कहाँ, तो लखनऊ में कार्यरत है। अब ये केंद्रीय कारागार के बारे में, तो 5 केंद्रीय कारागार है। ये छोटा छोटा डाटा आपको याद रखने की जरूरी है।